हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। नमस्कार जी। नमस्कार। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरगुंदर सिंह जी उपस्थित हैं, वो बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनीषा रबारिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आरती जैन जी उपस्थित हैं, वो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। हमारे आज के फैकल्टी पंकज शर्मा सर यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आदित्य राज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिशा पोद्दार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में भी नरेंद्र जी ने ज्वाइन किया था, तो बहुत बड़े एक पंक्चरिस्ट है ऑरिकुलर के, उनका भी स्वागत है। शायद वो अभी लीव कर गए होंगे।
तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम कृतज्ञ भी हैं, ऋणी भी हैं। उनकी वजह से संस्थान को ये रूप आपको देखने को मिल रहा है जो रूप वर्तमान में संस्थान का है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर सुषमा ओझा ने हमको एक्यूप्रेशर से परिचित कराया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये सपना जल्दी पूरा होगा, क्योंकि आप में जो सीखने की उत्कंठा है, जो ललक है, जो इच्छा है, जिज्ञासा है, उसके कारण इस विधा का सम्मान भी होगा, इस विधा को प्रचार मिलेगा और समस्त पीड़ित मानवता को इससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। तो हम पुनः पंकज शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। वो आज के हमारे फैकल्टी हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। थैंक यू सर। तो उन्हीं को मैं सौंप रहा हूँ। मुझे शेयर करना, प्रणाम, मुझे शेयर करना है पंकज जी। जी सर, प्लीज शेयर आप ही कीजिएगा। वो जो एक चैप्टर तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ और जो 1911 वाला है उसको मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, तो जो लोग 1911 में जब आएंगे तो वो ग्रुप में से देख लेंगे और ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ। वो आपके पास है शर्मा जी? मैंने वो आपको भी दिया, ग्रुप में डाला हुआ है, इंडिविजुअल आपको दिया है शायद, मुझे लगता है। हाँ सर, आपने मेरे को भेजा है, पर थोड़ा सा आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक, कर दीजिएगा जी। मैं ये वाला शेयर कर दे रहा हूँ, पहले वाला। जी जी जी। सर तबीयत खराब लग रही है आपकी? नहीं खांसी हुई है? अरे खांसी वैसा, अरे खांसी जुकाम तो सर्दी का आभूषण है। इसमें इतनी इमेज आ गई है आज। ये कौन सा आपका है? आपका है 12 वाला है ना? यस जी सर, पेज नंबर 51। नहीं, यही वाला है। नहीं इसमें नहीं हो रहा, ये है, यही वाला है। इसमें नहीं हो रहा, इसमें तो ये दिख रहा है आपका। नहीं, आया? नहीं आ रहा? एक सेकंड। ये तो हुआ। बंद कर दो। जी शेयर हो रहा है? हो रहा है। जी आशा, आपका स्वागत है। सर स्टार्ट करूं? जी आप सभी को नमस्कार। पेज नंबर 51 ओपन हुआ है। इसमें हम लास्ट लाइन देखेंगे, है ना? बाकी तो ऊपर तक मैं बता चुका था, ऊपर जो था लास्ट लाइन देखिए पेज नंबर 51 की। हाँ, इसमें कहा गया है कि नॉर्मली दीज डिजीज आर क्रॉनिक डिजीज विद डेफिशिएंट सिंड्रोम, है ना? नॉर्मली दीज डिजीज आर क्रॉनिक डिजीज विद डेफिशिएंट सिंड्रोम। इस लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस लाइन का थोड़ा सा अर्थ जो है क्या है इसका, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई दर्द नया नया सा हो, यानी अभी अभी हुआ हो, जैसे कि चलते चलते किसी का पैर मुड़ जाए,
कोई गिर जाए, किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो हम उपचार किसका करते हैं? हम उपचार हीट का करते हैं। ठीक है, यानी हीट का अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाएगी वहां हीट कम और फिर खत्म हो जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसकी जगह कोल्ड आ जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप ट्रीटमेंट कैसे प्लान करेंगे? तो एक तरफ हम बढ़ी हुई हीट या कोल्डनेस को कम करते हैं, दूसरी ओर रुकी हुई एनर्जी को धक्का लगाकर फिर से शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और आग ज्यादा फैल गई, तो आप क्या करेंगे? पानी डालकर कम करेंगे ना। ऐसे ही हम एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर में भी करते हैं। वहीं अगर लकड़ी इकट्ठा करके आपने आग लगाई तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? अगर उसमें और लकड़ियां नहीं डलेंगी तो वो धीरे धीरे आग कम होने लगेगी और फिर धीरे धीरे खत्म होकर ठंडी पड़ जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा ना। तो एक्यूप्रेशर में ये चीज को समझाया गया है। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ऐसा है कि आवाज ना आ रही हो। रिस्पांस दीजिए आप लोग। जी, तो एक्यूप्रेशर में जी समझाया सर, जी गया है। सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। एक्यूप्रेशर में समझाया गया है कि चोट लगी तो इसका मतलब क्या हुआ? कि गर्मी बढ़ गई। आपने इलाज नहीं किया तो 5 साल में 10 साल में क्या होगा? ये गर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह कोल्डनेस आ जाएगा। तो फिर हम इलाज किसका करेंगे? हम इलाज करेंगे अच्छा आप बताइए, हीट का करेंगे, कोल्डनेस का करेंगे? सर कोल्डनेस का करेंगे ना। जी जी जी। अब पेज 52 को देख लेते हैं। सर 52 प्लीज ओपन कर दीजिए। पेज 52 में शोल्डर पेन में पहला और तीसरा नंबर है ना, शोल्डर पेन देख रहे हैं आप? पहला और तीसरा नंबर इसमें इसमें DU20 लिखा हुआ है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि कई जगह जीबी को, गवर्निंग वेसल को DU भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है डूमाई। तो GB20 या DU20 एक ही बात है। आप पेज 51 और 52 देखिए, इसमें जितनी भी बीमारियां दी गई हैं वो सब यांग की बीमारी हैं और इसी कारण हर प्रोटोकॉल में GB20 मेंशन है। GB20 कहाँ होता है? GB20 हमारे सिर पर होता है और जहां हमारी हेयरलाइन स्टार्ट होती है वहां से अगर हम 5 चुन पीछे चलें, है ना, तो यहां पर हमें DU20 मिलता है और ये यांग का मास्टर पॉइंट होता है। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसका बस एक लास्ट पॉइंट है वो और समझ लेते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं क्योंकि दूसरा चैप्टर भी हमें शुरू करना है। तो हमारा शरीर जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ चलता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है बॉडी के रेस्ट के समय, पाचन में और प्रजनन जैसी प्रणालियों में काम करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट में ब्लड प्रेशर में या श्वास लेने छोड़ने जैसी जो क्रियाएं होती हैं उनको देखता है। यह दोनों सिस्टम हमारे शरीर में हमेशा काम करते रहते हैं और इन दोनों की जो ब्रांच है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की ब्रांच जो है वो हमारे ऑर्गन्स तक भी पहुंचती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है पर क्योंकि क्लास सीरियस हो जाती है तो मैं थोड़ा सा इस तरह के एग्जांपल्स ले लेता हूं जो थोड़ा सा क्लियर करें। अब मान लीजिए कि एक लड़का है और वो किसी लड़की को अगर मान लीजिए प्रपोज करने पहुंचा, है ना, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में? कि उसका हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अब सोचने की बात है कि उसका हार्ट क्यों तेजी से धड़क रहा है, जबकि ना तो वो कोई रनिंग करके आया है, ना ही उसने कोई एक्सरसाइज की है, ना ही उसने कोई ऐसा काम किया जिससे उसका हार्ट तेज धड़कना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
जी हाँ, सर। आज रिस्पॉन्स नहीं है। बोलिए बोलिए ठीक बोलिए है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सर आप कर देंगे शेयर प्लीज। नहीं, आप शेयर करिए, हमारा जो है वो हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, तो मेरे को प्लीज 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सर ये क्लियर हो रहा है? जी हाँ, यही है, यही चैप्टर है यही है सर। जी। चलिए आइए नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं अधिकतर अपनी क्लास की जो शुरुआत करता हूं वो कोई ना कोई सवाल पूछकर करता हूं, पर क्योंकि आज समय कम है, थोड़ा समय पिछली क्लास को कंप्लीट करने में लग गया और सर ने भी मुझे क्लास थोड़ी सी लेट दी थी, है ना। तो इसीलिए मैं समय की कसौटी को ध्यान में रखते हुए आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा। पर हाँ, जैसा कि मैं किसी चैप्टर को पढ़ाता हूं तो पहले मैं ये समझा देता हूं कि आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये चैप्टर किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, वो आपको क्या समझाना चाहता है, तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, पर इससे पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा, सवाल नहीं पूछूंगा, सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी सर। कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैं नजर आ रहा हूं ये जी किसी लाइक में, कई लोगों ने मुझसे पूछा नहीं सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? सामने नहीं दिख रहे हैं आप। दिखाई नहीं मैं दे नहीं रहा दिख रहा हूं। सर। तो सर ये स्क्रीन शेयर में मेरे को ये नहीं पता कि मैं कैसे दिखूंगा। हाँ, बात स्क्रीन शेयर जो हो रहा है उसमें दिख नहीं रहे हैं आप। तो सर फिर ऐसा किसी और से स्क्रीन शेयर करवा दीजिए। ग्रुप में कोई शेयर कर सकता है इसको? प्रतिमा, आप ग्रुप में डाला हुआ है, मैंने, कोई शेयर कर पाएगा? नहीं, वो तो तो सर मैं खाली बोलता चले जाऊं? अभी आप ऐसा ना, ग्रुप में सबको शेयर है, आप ऐसे बोलिए, आपके पास तो किताब है ही है। जी जी जी, मैंने सर अपने नोट्स बनाए हुए हैं, किताब तो नहीं है मेरे पास, पर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। वो नोट्स, ठीक, नोट्स चलेगा, चलिए। प्रतिमा जी राज जी देखिए प्रेजेंट कर रही है। सर अब नजर आ रहा हूँ? अब आ रहे हैं बिल्कुल। जी जी सर। आपने लाल तो कोट पहना हुआ है ना? जैकेट है सर। ठीक, सर मैंने, हम क्या करें सर, हमारे यहाँ बर्फबारी पड़ गई है सर, बहुत मैं ठंड अपने है। मैं अपने कैटरेट को टेस्ट कर रहा हूँ। आपको भी कैटरेक्ट हुआ है क्या सर? हाँ, हमारा है, लेकिन हमारा टल रहा है। ओके, चलिए भगवान की कृपा है सर, खत्म वैसी हो जाए एक्यूप्रेशर पॉइंट से। जी जी, तो मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। कई जी लोगों ने मुझसे पूछा था क्लास के बाद कि सर हम कंफ्यूज हैं कि कहीं पर लियो पॉइंट से, कहीं बैकशू पॉइंट से, और कहीं 60 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट जो हैं, यानी कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें एक ही बीमारी के इलाज बताए गए हैं। अगर हम सभी पॉइंट लगाते हैं तो ये पॉइंट संख्या में काफी ज्यादा हो जाते हैं, और ये भी हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा प्रोटोकॉल लगाएं और कौन सा प्रोटोकॉल नहीं लगाएं, है ना। तो मैं आपको मैं एग्जांपल्स के साथ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं ना। तो मैं आपको एक बैट्समैन का एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कोई बैट्समैन अगर शॉट खेलना चाहता है तो पहले वो क्या करता है, वो तो सबसे पहले वो बॉल को देखता है ना, और बॉल को देखने के बाद वो निर्णय लेता है कि उसे स्ट्रेट खेलना है, ऑन ड्राइव खेलना है, या कवर ड्राइव खेलना है। इसी प्रकार जब आप पेशेंट को देखते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले जो आप डायग्नोज करते हैं, हमें ट्रीटमेंट उसी हिसाब से प्लान करना होता है ना। प्रॉब्लम क्या है, देखिए माइंड मत कीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूं जो मेरे लिए भी है। हम लोग ट्रीटमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए डायग्नोसिस पर।
अगर डायग्नोज सही नहीं करेंगे तो आप ट्रीटमेंट कितना भी दे दीजिए, वो काम नहीं करेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों से इसका आंसर चाहूंगा मैं, है ना। मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया जिसको शोल्डर पेन है, ठीक है। तो अब आप में से कृपया एक दो लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या प्रोटोकॉल देंगे। सर फर्स्ट तो उसका सिलेक्शन करेंगे कि शोल्डर पेन कौन सी साइड का है, राइट साइड या लेफ्ट साइड का है। ओके, देन उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ पर उसका दर्द है, कि किस साइड का है, मतलब बैक में है या फ्रंट में है, तो उससे पूछेंगे कि कहाँ पर दर्द है। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टल पॉइंट या फिर लियो कनेक्टिंग पॉइंट या फिर मदर एंड सन पॉइंट से यूज कर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने। कोई और भी बताना चाहेगा? सर हम देखेंगे कि कौन सी मेरिडियन पे वो पेन आ रहा है, प्रेशर देख के सर, जी जी और जी, फिर बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग वो मेरिडियन का सिलेक्शन करेंगे, प्लस थोड़े लोकल पॉइंट्स भी साथ में लेने पड़ेंगे। और हमें ये भी पूछना पड़ेगा कि पेन अक्यूट है कि क्रोनिक है, किस वजह से हुआ है, स्प्रेन है, इंजरी है, तो मतलब इंटरनली है कि एक्सटर्नली, हमें थोड़ा पता चले कि कोई इंटरनल हीट के उसकी वजह से हो रहा है या तो फिर कोई एक्सटर्नल इंजरी या उसकी वजह से हो रहा है। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत गहराई से पढ़ाई की है ऐसा लग रहा है, और सर ने भी, सर की मेहनत दिखती है। एक्चुअली जब आप लोग आंसर देते हैं ना, तो मैं आप लोगों को नहीं देखता, मैं सर की तरफ देखता हूँ कि सर ने ऐसा क्या छोड़ा है जो मैं पढ़ा सकूं। सर कुछ छोड़ते ही नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर क्लास लूं तो 1 घंटे में मैं क्या पढ़ाऊं। सर ने सब तो आप लोगों को सिखा रखा है। ठीक नहीं, है, कोई बहुत बात नहीं। बहुत 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 योग्य है शिष्य, आपके जो शिष्य हैं बहुत योग्य है। सर मेरे शिष्य नहीं, मैं तो खुद शिष्य हूँ आपका। ना ना, तो सभी सारे लोग एक दूसरे के शिष्य हैं, कुछ आप ठीक इसमें है, सीख रहा हूँ जी। ठीक। देखिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शोल्डर पेन किस कारण से है। क्योंकि कंधे का दर्द चोट लगने के कारण भी हो सकता है, खिंचाव के कारण भी हो सकता है ना। लीवर के कारण भी शोल्डर में पेन होता है, ध्यान कीजिएगा, है ना। लीवर के कारण भी शोल्डर में पेन होता है। एक और भी बहुत बड़ी चीज है, इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है, इमोशनल इम्बैलेंस, ये भी बॉडी में किसी भी पार्ट में पेन का कारण बन जाता है। शोल्डर पेन का भी कारण बन सकता है, और खासकर गर्दन में यानी नेक के पेन का तो बहुत बड़ा कारण जो है इमोशनल इम्बैलेंस होता है ना। ये इस तरह के हम कारण ढूंढेंगे। इसके अलावा हम क्या ढूंढेंगे कि जो मेरिडियन वहां कंधे से हमारे जा रही हैं, है ना, ठीक है। कौन कौन सी मेरिडियन जा रही है हमारे कंधे से? LISI TW, LISI ठीक है, ट्रिपल वार्मर भी जाती है, TW। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है, हाथ लगा के पता करना है। हमें रूट तो पता ही है, हम रूट तो जानते हैं कौन सी मेरिडियन का कहाँ रूट है ना। तो हम उससे हाथ उठवाएंगे और उससे पूछेंगे कि भाई तेरे को दर्द कहाँ पर है, ठीक है। और जब हमें पता चल जाएगा कि दर्द उसकी किस मेरिडियन में जा रहा है, तो हम चैप्टर जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसके हिसाब से बैलेंस करेंगे, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना, उस हिसाब से हम उसको बैलेंस करेंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डायग्नोज करेंगे और 2 या 3 पॉइंट में ही हम इस दर्द को दूर कर देंगे। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब देखिए एलोपैथी का आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है। डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो वो डायग्नोज करता है, और डायग्नोज करके ही तो डिसाइड करता है कि उसे पेशेंट को पिल्स देनी है, कैप्सूल देना है, इंजेक्शन लगाना है, ड्रिप चढ़ानी है, या सीधा आईसीयू में ले जाकर एडमिट कर देना है ना। तो वो अपने तरीके से उसको डायग्नोज करते हैं, और हम अपने तरीके से डायग्नोज करते हैं। हम ऊर्जा को डायग्नोज करते हैं कि ऊर्जा बढ़ गई है, ऊर्जा घट गई है, ऊर्जा रुक गई है, और उसी हिसाब से हम पॉइंट दे देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए हमारे पास कई प्रोटोकॉल हैं, एक प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, और हमें उन प्रोटोकॉल में उलझना नहीं है। आपको तो इसमें चॉइस करनी है। आप तो वो आदमी हैं जिनके पास चॉइस है
कि भाई मैं इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करूं या दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट करूं। कमी क्या है? कमी ये कि अब आपको करना है प्रैक्टिकल, और आप प्रैक्टिकल करते जाइए। मेरा विश्वास कीजिए, 1 से 2 साल में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इसी मंच पर मुझे प्रोटोकॉल सिखाएंगे, है ना। इतना मुझे विश्वास है आप लोगों पे। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। तो हमें हरि की कथा को नहीं पकड़ना है, हमें वो टेक्निक्स नहीं पकड़नी है, हमें बेस को पकड़ना है, मर्म को पकड़ना है। अगर हम मर्म को पकड़ जाएंगे तो समाधान हमें वहीं से मिल जाएगा। इसके मैं आपसे अब क्वेश्चंस पूछूंगा, अब आप मुझे बताइएगा, है ना। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन की तरफ आ गया हूं, ठीक है। बीमारी को हम मेनली 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला बीमारी को कहते हैं हम जो सुपरफिशियल लेवल में आती है, ठीक है। और दूसरी बीमारी जो होती है जो डीपर चीज से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये 2 मोटे मोटे तरीके से मैंने बीमारी को बांट लिया। अब आप बताइए, अगर कोई बीमारी सुपरफिशियल लेवल की है या डीपर लेवल की है तो हम उसका इलाज किस नियम के आधार पर करेंगे? मैं बताऊं? ऊपर यांग का, नीचे इनका। सर इन एंड यांग के आधार पर कर सकते हैं ट्रीटमेंट। देखिए, सर ऑर्गन क्लॉक और मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। कोई भी गलत नहीं है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। तो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस मैं जो किया था वो आप लोगों को शेयर कर देता हूं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें बस उनका ध्यान रखना होता है ना। सुपरफिशियल लेवल की जो बीमारी होती है, अगर उसका ट्रीटमेंट आप ऑर्गन क्लॉक साइकिल के अनुसार करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और अगर बीमारी डीपर ची के इम्बैलेंस के कारण आई है तो उसको दूर करने के लिए अगर हम 5 एलिमेंट रूल्स का उपयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमारी किताबों में है, हमने मतलब मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। बस वो चीजें जिन चीजों को देख के बाकी लोग अवॉइड करके आगे निकल जाते हैं, हम उन्हीं चीजों को मतलब अंडरलाइन कर लेते हैं कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। अब देखिए, अब हम चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, सर ने मेरे को टाइम ही नहीं दिया होता। अब देखिए, एक्यूप्रेशर में कई महारथी आए और उन्होंने कई ऐसी थ्योरी, कई ऐसे मेथड ढूंढ के निकाले जो किसी खास बीमारी में, किसी खास अंग पर उपचार देने में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। तो आपका जो ये चैप्टर है, मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चैप्टर में पाएंगे क्या। तो आपका जो ये चैप्टर है, ये बस आपको इतनी सी ही बात समझाना चाहता है कि किसी विशेष ज्वाइंट में अगर कोई परेशानी है, जैसे दर्द है, सूजन है, स्टिफनेस है, ड्राइनेस है ना। तो हम पहले क्या सोचते हैं, हम एनर्जी ज्यादा हुई है या एनर्जी कम हुई है ना। तो बिना इस बात की चिंता किए कि एनर्जी ज्यादा हुई है या एनर्जी कम हुई है, अगर हम इन पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट देंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब यही एक बात है कि मेरे एक अन्य गुरु भी हैं, वो कई बार हमें कुछ चीजें सिखाते हैं जैसे बीच बीच में। तो वो एक किस्सा सुनाते हैं कि अगर आप कोई एलोपैथी दवाई लेते हैं तो सबसे पहले वो दवाई मुंह के माध्यम से पेट में जाती है, वहां पर घुलती है, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर ब्लड के साथ ट्रेवल करते हुए प्रभावित अंग तक पहुंचती है ना, ठीक है। इन सब में 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक लग जाता है, जबकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स मांसपेशियों, नसों और ब्लड सर्कुलेशन को सीधा स्टिमुलेट करते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम और एंडोर्फिन इफेक्ट के कारण 1 से 3 मिनट में ही प्रॉब्लम में आराम आ जाता है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं या मैं भी आपके साथ समझने जा रहा हूं, ये कुछ इसी प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं। तो आपको इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले एक आखिरी कल्पना और कर लीजिए। लास्ट एक कल्पना करवा रहा हूं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से एनर्जी आपको फ्लो की स्पीड क्या होती है? हाँ जी,
एनर्जी फ्लो की स्पीड क्या होगी एक्यूप्रेशर में? सर अभी पहले मेरे पास चैप्टर लंबा है, मेरे पास चैप्टर के लिए टाइम कम है या ना। बोले मैं 1 थोड़ा सा मिनट में पहले पूछ इसको जाएगी इसलिए पूछ रहा है। पहले मैं प्लीज इसको क्लियर कर लूं, फिर बात करता हूं मैं आपसे, है ना। तो इस चैप्टर को समझने से, क्योंकि सर ये चैप्टर बहुत टिपिकल रहा, मैंने अरविंद सर को भी इस चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप एक कल्पना कर लीजिए, एक ऑपरेशन थिएटर है ना, जहां डॉक्टर्स की एक टीम ऑपरेशन कर रही है। तो ऑपरेशन तो सीनियर डॉक्टर ही करते हैं, और साथ में जो 1 या 2 डॉक्टर होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। बस यहां भी इसी प्रकार से 4 पॉइंट्स के सेट हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स के सेट बनाए हैं, जिनमें 2 मुख्य पॉइंट हैं यानी रूलिंग पॉइंट, और 2 सहायक पॉइंट हैं यानी ऑक्सिलरी पॉइंट, ठीक है। अब चारों पॉइंट जहां तक मैं समझ पाया हूं, बाकी सर बैठे हुए हैं, मैंने सर से बोला था कि सर मैं कहीं गलत हूं तो आप प्लीज थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो सर आपकी भूमिका अब शुरू होती है क्योंकि चैप्टर शुरू हो रहा है। इन चारों पॉइंटों को जहां तक मैं समझ पाया हूं, कुछ कुछ लोकल और डिजिटल पॉइंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। रूलिंग पॉइंट जो सर ने बताए हैं वो दर्द वाली जगह पर हैं या उसके आसपास हैं, ठीक है। देखिएगा सर, मैं ठीक कह रहा हूं, हाँ, तो यही पॉइंट है ना। है। और जैसे लोकल पॉइंट होते हैं उसी प्रकार ये काम करते हैं। और जो सहायक पॉइंट सर ने दिए हैं यानी ऑक्सिलरी पॉइंट, ये डिजिटल पॉइंट की तरह हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल पॉइंट बिल्कुल उस जगह पर नहीं होते, उससे दूरी पर होते हैं, पर दूर रहकर भी वो दर्द को कम करते हैं। इसी प्रकार से ये पॉइंट भी उस जगह पर नहीं है और दूर रहकर ही दर्द को दूर करते हैं, ठीक है। इन पॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इन पॉइंट की हेल्प से हम जोड़ों को नमी भेज सकते हैं, जोड़ों को मुलायम बना सकते हैं, जोड़ों को चिकनाई भेज सकते हैं, और जो जोड़ स्टिफ हो गए हैं, जाम हो गए हैं, कड़े पड़ गए हैं, जो फैलाए नहीं जा सकते या मोड़े नहीं जा सकते, उन जोड़ों को खोलने का काम हम कर सकते हैं। तो इनके कारण जोड़ों की ड्राइनेस, स्टिफनेस, पेन, स्वेलिंग, इन जैसी समस्याओं में आराम आता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पे नंबर 1 पे चलते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला है Li15 कनेक्टेड टू Li14, और इसके सहायक पॉइंट हैं ये फेंग और जियाफेंग, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैं एक्यूपंक्चर भी करता हूं तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत इस चैप्टर को समझ पाया, है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूले हैं ये ऑलमोस्ट एक्यूपंक्चर में यूज किए जाते हैं। एक्यूप्रेशर में शायद ये इतने यूज नहीं किए जाते थे। ये खेमका सर ने जो हमें सिखाया तरीका, उसके बाद से ये यूज होने लगे। तो एक्यूप्रेशर की बुक्स में आपको इस चैप्टर के अलावा शायद किसी और बुक में, शायद, है ना, क्योंकि सारी बुक्स तो मेरे पास नहीं है, पर जितनी बुक मेरे पास है ये थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इस पॉइंट को, इस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले मेरी 2 बातें और सुन लीजिए। पहली ये कि इन पॉइंट्स का उपयोग अधिकतर एक्यूपंक्चर में किया जाता था। मैंने आपको जैसा भी बताया, खेमका सर ने हमें सिखाया है कि इनका उपयोग एक्यूप्रेशर या मैग्नेट लगाकर भी किया जा सकता है। इससे पहले शायद मैंने कहीं एक्यूप्रेशर की किसी बुक में इसको इस तरह से नहीं पढ़ा। आज के समय में, पर आज का जो समय चल रहा है, इसमें इनका उपयोग कपिंग, मोक्सा और ग्वासा द्वारा भी किया जा रहा है। दूसरी बात, दर्द के बारे में बात हुई थी तो मैं आपको दर्द की एक फिलॉसफी समझा देता हूं। जब किसी को चोट लगती है, मैंने थोड़ा सा आपको पीछे भी समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर समझा देता हूं। किसी को अगर चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो वहां उस एरिया में हीट की पोजीशन होती है, पर कुछ समय बाद वहां पर कोल्डनेस की स्थिति आ जाती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई तो क्या हुआ, हीट पैदा हो गई। इसी तरह से जब चोट लगी तो एकदम क्या हुआ, हीट पैदा हो गई। पर कुछ समय बाद आग कम होने लगेगी और थोड़ा और समय बीतने पे आग खत्म हो जाएगी और वहां पर कोल्डनेस आने लगेगी। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया जिसको आजकल या हफ्ता भर पहले शोल्डर पेन हुआ, तो आप हीट का इलाज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसको 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से नी या शोल्डर का पेन है, तो आप कोल्डनेस का ट्रीटमेंट करेंगे।
पर यहाँ पहले फॉर्मूले में सर ने ये प्रॉब्लम दूर कर दी। खेमका सर ने हमें जो पहला फॉर्मूला दिया है इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर कर दी है कि कोल्डनेस का ट्रीटमेंट करना है, हीट का ट्रीटमेंट करना है, एनर्जी ज्यादा हो गई है, एनर्जी कम हो गई है, इनका ट्रीटमेंट करना है, सब कुछ खत्म कर दिया सर ने। देखिए सर ने हमें ये फेंग पॉइंट जो हमें नीचे दिया है, ये फेंग है ना, ये पॉइंट हम कहाँ लगाते हैं? ये हम पॉइंट लगाते हैं जब कहीं पर विंड हीट होती है, ठीक है। अगर विंड हीट होगी तो हम ये फेंग पॉइंट लगाते हैं। और जिया फेंग पॉइंट जो है वो हम कब लगाते हैं? वो पॉइंट लगाते हैं जब विंड कोल्ड होता है। तो विंड कोल्ड के कारण अगर स्टिफनेस, मांसपेशियों में खिंचाव या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है तो हम ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अगर आप एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, मैं नजर आ रहा हूं, मेरा शोल्डर नजर आ रहा है आपको, जी ठीक है। तो देखिए हम ऐसे हाथ ऊपर करके LI15 को ढूंढते हैं, है ना। आप सबको पता होगा LI15 कैसे ढूंढना है। हाथ को ऊपर करके हमें LI15 को ढूंढना है। और यहां से जो नीडल जाएगी ना, वो गहराई में नहीं जाएगी, डीप नहीं जाएगी, ठीक है। वो नीडल जाएगी हमारी इस तरीके से टेढ़ी, सुपरफिशियल जाएगी। ठीक है, सुपरफिशियल जाएगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो सुपरफिशियल लेवल तक जाएगी, हमें उसमें डीप नहीं देना है। डीप तो हम देते हैं 0.5 कून से लेकर 0.1 कून तक, ठीक है। पर हमें यहां सुपरफिशियल देना है। क्लियर? क्लियर? यस सर। ये सर ने जो बताया है कि ये पॉइंट हमें कहां देना है, इसके अलावा ये जो दोनों पॉइंट दिए हैं LI15 और LI14, ये दोनों पॉइंट हमारे पूरे ऊपरी पार्ट में, जो हमारा पूरा ऊपर का पार्ट है, उसमें ची और ब्लड के स्टेग्नेशन को दूर करते हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट का यूज करके आप छाती की जकड़न, सूजन और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, किसी को पता है कि अगर हम, जैसे हमने बहुत बार सुना होगा, पता नहीं आप कौन से सेंस से, मैं नहीं जानता, आप बता सकते हैं क्या हम बॉडी को 3 पार्ट में बांटते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, तो क्या पैरामीटर के आधार पर बांटते हैं? सर डायफ्राम से नीचे, फिर चेस्ट वाला पोर्शन और फिर हेड। ये पूरा पैरामीटर नहीं है, ये आपने बताया, थैंक यू, मैं हरि को थैंक यू कहता हूँ जो बताते हैं, पर ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है कि हम किस तरीके से बांटेंगे। पर मेरे पास आज चलिए टाइम कम है, 3 तो वार्मर में फिर जो कभी बात बोलते हैं करेंगे। वो सर, अपर वार्मर में चेस्ट और लंग्स का ऑर्गन्स आएंगे उस हिसाब से सर। नहीं, ऑर्गन्स तो आते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हम बांटेंगे किस तरीके से? अबव चलिए खैर, मैं डायफ्राम, फिर बता देता हूँ, डायफ्राम से नेवल कोई तक और बात फिर नहीं, कोई नेवल बात से नहीं। नीचे। हाँ जी, सर अबव सॉरी, डायफ्राम, फिर डायफ्राम से नेवल तक और नेवल से नीचे सर। ओके, चलिए मैं आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, बिल्कुल सही तरीके से कैसे नापते हैं। जब हमारी कभी दोबारा मुलाकात होगी मेरे को याद दिला दीजिएगा, है ना। अभी हम क्लास में चलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता जा रहा है। दूसरा फॉर्मूला है Li11 कनेक्टेड टू H3 यानी हार्ट 3, और साथ में सर ने दूसरा फॉर्मूला दिया है जो हेल्पिंग है, ट्रिपल वार्मर 5 कनेक्टेड टू PC6। यहाँ रूलिंग फॉर्मूला जो है ना, जो रूलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं? Li11 और हार्ट 3 ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, जिसके कारण सूजन कम होगी, ठीक है। एल्बो जॉइंट पर है ये पॉइंट, तो एल्बो जॉइंट पे होने के कारण ये दोनों पॉइंट ही एल्बो में अगर हमें दर्द होता है तो उसमें आराम देते हैं, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन जब भी बढ़ेगा तो उस एरिया में दर्द में आराम आएगा। ये बात आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो सूजन भी कम होगी, ये भी बात आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और अगर स्किन में प्रॉब्लम है ना, तो स्किन में भी प्रॉब्लम को हम इससे दूर कर सकते हैं। खासकर ऐसे व्यक्ति जिनको अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है ना, महिलाएं और जेंट्स, आजकल तो जेंट्स हो गए पर पहले महिलाएं थोड़ी सी ज्यादा इसको लेकर ध्यान देती थी। जो रिंकल्स होती है
वो इन 2 पॉइंट को लगाकर आप अपने रिंकल्स को दूर कर सकते हैं। और ट्रिपल वार्मर 5 और PC6 अगर हमने इसके साथ और लगा दिए तो क्या होगा, ऊर्जा भी साथ ही साथ बढ़ेगी और ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही, है ना। और ये नर्वस सिस्टम पर भी दोनों पॉइंट काम करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 में Li4 और P8 एक साथ अगर हम मिलाते हैं तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पर ये काम करता है। ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पता होगा आप लोगों को, क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलता हूं। यस सर। ठीक है, तो ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, सॉरी सर बताइए ना। ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ये रहे, है ना, ठीक है। इन पर काम करते हैं और दोनों पॉइंट होते भी इसके आसपास ही हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये बॉडी की हीट को कम करेंगे, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, इमोशनल इम्बैलेंस हो तो उसको भी ये ठीक करेंगे। अब जैसे देखिए, शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी इमोशनल इम्बैलेंस की, तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को हेल्प मिलती हो अगर आप बोर ना होते हो तो, है ना। एक महिला मेरे पास आई थी, उनको अपनी गर्दन में दर्द था, उनकी गर्दन बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, है ना, वो ऐसे मूव नहीं कर पा रही थी, मतलब नो टाइप का उनको पेन था, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कब से ये पेन है, तो उन्होंने बताया कि कल से है। तो पहले मुझे लगा कि कोई झटका आ गया होगा, कोई खिंचाव हो गया होगा, या गलत पोस्चर में सो गई होंगी, इसके कारण उनको दर्द हुआ। पर जब धीरे धीरे बात आगे चली तो मुझे पता चला कि उनका अपनी सास के साथ, सासू माँ होती है ना, अपनी सास के साथ उनका काफी झगड़ा हुआ था और उसके थोड़ी देर बाद ही उनको गर्दन में दर्द हो गया। तो मैं समझ गया कि उनको इमोशनल इम्बैलेंस से ची स्टक हो गई है, इस कारण उनको उनको नेक में पेन हो गया है, ठीक है। तो उस समय मैंने ये पॉइंट तो नहीं दिए थे, देखिए मैं गलत तो नहीं बोलता कि मुझे भी इन पॉइंट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो सर ने जब मुझे चैप्टर दिया और मैंने 5-6 दिन दिमाग लगाया तब मुझे ये सब चीजें समझ में आई। तो मैंने ये पॉइंट तो नहीं दिए थे, पर जो पॉइंट मैंने उनको दिए थे उनसे भी उनको बहुत जल्दी आराम आ गया था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर इमोशनल इम्बैलेंस हो तो उससे भी किसी को शरीर में दर्द होगा और उसमें आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी हेल्प करने के लिए कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, ट्रिपल वार्मर 4 और पेरिकार्डियम 7। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें और इनको और साथ में लगा दें तो ये क्या करेंगे, ये दोनों हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करेंगे, जिससे रूलिंग पॉइंट और इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें, ठीक है जी। फॉर्मूला नंबर 4 GB30। सर क्या ये पॉइंट अगर उंगलियां हिलती हो उस पर भी काम करेगा, क्योंकि ये मेटाकार्पल जॉइंट से, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हर चीज को ना थोड़ा सा अलग से समझना पड़ता है। आप जो पूछ रहे हैं, आप मेरे को फिंगर बताएंगे किसकी फिंगर हिलती है? नहीं, किसी की फिंगर अगर शेकिंग है। देखिए हाँ। अगर हल्की बहुत फिंगर हिल रही है, हाँ, है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, आप ये पॉइंट लगा लीजिए, ये काम करेंगे। पर आप दूसरे पॉइंट लगाइए, ये विंड बढ़ने का निशानी है कि बॉडी में अच्छा। विंड बढ़ गई है, और बॉडी में विंड को आप कम कर दीजिए, ये उंगलियां जो घूम रही हैं या हिल रही हैं ये खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर ये कौन सा पेज नंबर है बुक का? मैं नहीं PDF नोट कर रहा हूँ पेज सर आप नंबर बताएंगे। 80, पेज नंबर 80 है। ये कोर्स के बियॉन्ड है मैडम, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, हाँ, कोर्स तो किताब में नहीं मिलेगा, टिटाइज 1 में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा, टिटाइज 1 है पेज नंबर 1 में है, पेज नंबर 80 में है, लेकिन नॉर्मली ये कोर्स में नहीं माना जाता है, ओके सेमेस्टर 1 के कोर्स में। सर मैं सर आपने मेरे से फिंगर हिलने का पूछा था ना? हाँ शर्मा जी। यस सर। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर आपकी मतलब जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी फिंगर ऐसे हिल रही है इस तरह से, है ना, हाँ। ये विंड है, ठीक है। अगर लेकिन बड़े झटके ले रही है, नहीं,
हल्का, जस्ट ऐसे ही बड़े झटके बैलेंसिंग लेंगे करते हैं तो ऐसे ऐसे। वो पार्किंसंस की केस है, उसमें विंड काम नहीं करेगा, है ना। मतलब मेरे को अभी एकदम सर ने बीच में बोला था तो मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपको बताना चाहता वो पार्किंसंस होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा किसी कोई उंगलियां बड़े झटके ले रही हो और उसमें हम विंड के पॉइंट दें और फिर क्या एक्यूप्रेशर काम नहीं करता, ठीक है। ऐसी ट्विचिंग होती है ना चेहरे पे, ट्विचिंग इस तरह से आप देख पा रहे हैं मेरा चेहरा, ये ट्विचिंग हो रही है। ये जो ट्विचिंग होती है ना ये भी विंड के कारण होती है, यहाँ भी हम विंड का ही पॉइंट देते हैं, ठीक है जी। अब फॉर्मूला नंबर 4 पर आते हैं सर। GB30 कनेक्टेड टू GB31, GB30 और उसके बाद GB33 कनेक्टेड टू लीवर 8। अब इसमें समझिए GB30, 31, 33 तीनों ही हिप, थाई और नी इस एरिया में ची का फ्लो सुधारते हैं, ठीक है जी। जिससे क्या होगा, अगर इस एरिया में हिप में, थाई में और नी में अगर पेन होगा या नी और थाई में वीकनेस होगी या स्टिफनेस होगी तो उसमें आराम आता है। जब हम GB33 और लीवर 8 दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या करता है, वो हमारे जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मूवमेंट सुधरेगा, साथ में मानसिक शांति भी ये पॉइंट देते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले सर जितने भी फॉर्मूले खेमका सर ने हमें दिए हैं, है ना, इन सभी फॉर्मूलाज में मैंने एक बात बहुत विशेष नोट की, क्योंकि मैंने इनको बहुत डीप में जाके पढ़ा। जैसे सर ने भी अभी बोला है कि ये हमारे को पढ़ाए नहीं जाते ये चैप्टर्स, और ये हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, तो ये डेफिनेटली मुझे भी नहीं पढ़ाए गए थे, है ना, मुझसे भी छुड़वा दिए गए थे। तो जब सर ने मुझे ये दिया तो मुझे बहुत डीप इसको पढ़ना पड़ा। तो पढ़ते पढ़ते एक और चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक की जब मैं इन पॉइंट्स को पढ़ रहा था, कि ये जितने भी फॉर्मूला हैं इनमें सर ने 1 या 2 पॉइंट जरूर ऐसे रखे हैं जो आपको मेंटल पीस देते हैं। देखिएगा सभी फॉर्मूले में देखिएगा, एक या 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मानसिक शांति देते हैं, जिससे अगर इमोशनल इम्बैलेंस है ना, अगर इमोशनल इम्बैलेंस के कारण दर्द है तो वो भी ठीक हो जाए। और वैसे भी जब कोई व्यक्ति अपने दर्द के बारे में सोचकर लगातार परेशान होता रहेगा तो उसको अगर कोई फायदा होगा भी तो वो उसको महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 24 घंटे अपने दर्द के बारे में ही सोच रहा होगा। तो सर ने 1 या 2 पॉइंट ऐसे भी रखे हैं जिससे हमारा माइंड भी रिलैक्स हो, हमारा माइंड भी शांत हो। सर आप सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉर्मूला नंबर 5 पर आ जाते हैं। GB34 कनेक्टेड टू SP9, सर ये SP9 ही है ना जी, SP9 है जी जी। GB साथ में जोड़ेंगे GB39 और SP6। अब देखिए सर ने यहाँ नी जॉइंट के लिए ये प्रोटोकॉल दिया है, पर आप पूरे दर्द के लिए अगर पूरे पैर में दर्द है तो भी आप इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं। ये उसमें भी बहुत अच्छा, पूरे पैर के दर्द में ही ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये क्या करता है, ये मांसपेशियों और जॉइंट्स पर बहुत ही अच्छा काम करता है। पैरों की ऊर्जा और ब्लड के सर्कुलेशन को, यानी पैरों के ब्लड के सर्कुलेशन को, बॉडी के नहीं बोल रहा हूं, उनको बढ़ाता है। ये पैरों में से डैम्पनेस को निकालता है, और हम सब जानते हैं कि डैम्पनेस ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण सूजन आती है ना। तो जब ये डैम्पनेस को निकालेगा तो वहां पर जो सूजन होगी वो सूजन भी खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट भी ऐसे हैं क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया कि ये आपकी डैम्पनेस को भगाते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी एक पॉइंट बताया था वो भी और ये भी, ये दोनों पॉइंट आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो भी ये पॉइंट काम करेगा, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है GB40, UB62, लीवर 3 और किडनी 1। अब हम इसका उपयोग एंकल पेन में करेंगे। वैसे GB40 जो है और UB62 का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है, ये यांग को संतुलित करता है।
ठीक है जी। और लीवर 3 और किडनी 1 क्या करता है? लीवर 3 और किडनी 1 यिन को संतुलित करता है। तो ये पॉइंट एक तरफ यांग को बैलेंस कर रहा है, दूसरी तरफ ये यिन को बैलेंस कर रहा है। लीवर और किडनी, ये जो पॉइंट दिए सर ने, लीवर 3 और किडनी 1, ये मन को भी शांत करते हैं। अगर मन चंचल हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, तो उसको भी ये शांत करते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ज्यादा, जितने भी फॉर्मूले मैंने सर के अभी तक देखे थे उनके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल तरीके से एनर्जी को हमारी बॉडी में बैलेंस करेगा। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। अब सर ने हेमीप्लेजिया का अब सर ने हेमीप्लेजिया जो एक तरफ का लकवा होता है में इसका उपयोग, क्रैम्प में इसका उपयोग करने को कहा है। पर मेरे हिसाब से अगर आप इसका उपयोग हेमीपेरेसिस में भी करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब पेज नंबर 81 पे आ जाइए। आ गए आप लोग? हाँ जी। यस सर। अगर कोई व्यक्ति बोले पर उसकी आवाज या तो स्पष्ट ना हो, यानी आवाज स्पष्ट ना निकलती हो, है ना, शब्द जो हैं वो साफ ना होते हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, थोड़ा थोड़ा मेरी तरीके से, है ना, तो थोड़ा हंस लीजिए। मैं तो क्लास बहुत सीरियस हो गई थी इसलिए मैंने बोल दिया, मैं तुतलाता नहीं हूँ, बट मैंने जस्ट हंसी के लिए बोला क्योंकि क्लास में सब सीरियस से हो गए, क्योंकि ये एक्चुअली टॉपिक बहुत सीरियस है ना, ये बिल्कुल बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, तभी शायद इसको सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके शब्द स्पष्ट ना निकलते हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, तो GB20, GB16 दोनों पॉइंट देने से क्या होता है, ये गर्दन, सिर और दिमाग, ध्यान कीजिएगा, गर्दन, सिर और दिमाग तीनों की ऊर्जा बैलेंस करता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट गर्दन की, सिर की और दिमाग की, तीनों की ऊर्जा बैलेंस करते हैं। अब इससे मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि अगर वोकल कोड में दिक्कत है, वोकल कोड में दिक्कत आ गई, उसके कारण वो बंदा साफ नहीं बोल पा रहा, तो ये उसमें भी काम करेगा। ठीक है, क्योंकि गर्दन में काम करता है ना। अगर किसी को दिमागी कमजोरी है तो उसके कारण अगर वो सही से नहीं बोल पा रहा है तो ये फॉर्मूला उस पर भी काम करेगा, क्योंकि ये दिमाग की ऊर्जा को भी बैलेंस करता है, गले के साथ साथ दिमाग की ऊर्जा को भी बैलेंस करता है ना। तो ये दोनों रीजन या जितने भी रीजन हो सकते हैं, सर ने उनको सोचा और उनको समझकर फिर सर ने ये पॉइंट दिए हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब इतना जबरदस्त फॉर्मूला बनाना मुझे लगता है सिर्फ सर के ही, खेमका सर के बस की था, हम लोग तो इतना शायद डेप्थ में सोच भी नहीं पाते। ठीक है, अब सर ने देखिए एक चीज बड़ी मजेदार है, मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ एक और बात आ गई है। सर ने फ्रोजन शोल्डर के लिए, मैंने पहला पॉइंट जब आप लोगों को समझाया था तो बताया था LI 15 और 14 वाला, जिसमें ये फेंग और जियाफेंग भी था, तो मैंने बताया था ये फॉर्मूला फ्रोजन शोल्डर में भी काम करेगा, याद है आप लोगों को? ये सर। अब सर ने फ्रोजन, हाँ जी सर बताया था जी, अब सर ने फ्रोजन शोल्डर के लिए अलग से एक फॉर्मूला दे दिया है ना। ये पॉइंट जो है LI 15, ये फेंग, जियाफेंग, ये तो आप पहले से समझ चुके हैं, तो इनको मैं अलग से समझाता नहीं हूं। ठीक है, अब सर ने साथ में एक और पॉइंट दिया, वो पॉइंट कौन सा है बताएंगे आप? H1। जी, ये हार्ट 1 क्यों दिया है सर ने, सोचने की बात है, जबकि जब हम LI 15, 14 पर काम करते हैं तो वो भी फ्रोजन शोल्डर पे काम करता है, पर ये हार्ट 1 देकर सर ने अलग स्पेशल फ्रोजन शोल्डर लिखा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, दो फ्रोजन शोल्डर में अलग अलग दोनों प्रोटोकॉल दोनों अलग जगह यूज होंगे, है ना। अगर नॉर्मल फ्रोजन शोल्डर है तो आप LI 15 और LI 14 लगाइए, साथ में ये फेंग और जियाफेंग लगाइए। पर अगर कोई आदमी आपको ये बोले कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है, साथ में मुझे उस एरिया में नंबनेस भी है, सुनपन भी है,
अगर मेरे हाथ में सुनपन भी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा? Li15, हार्ट1, ये फेंग और जियाफेंग। ये फॉर्मूला अगर हाथ में सुनपन है, शोल्डर एरिया में सुनपन है और साथ में फ्रोजन शोल्डर है तो ये बहुत ही जबरदस्त काम कर जाएगा। ठीक है जी, अंतर समझ में आया दोनों फॉर्मूलाज में? अगर सुनपन नहीं है तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे और अगर सुनपन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? यस सर। जी सर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। स्प्लीन 5 को किडनी 6, GB40 को UB62 के साथ कनेक्ट किया गया है। देखिए किडनी 6 जो है वो टखने की ड्राइनेस को कम करता है। ठीक है, जो हमारा टखना होता है उसकी ड्राइनेस को कम करता है। और GB40 जो है वो टखना एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। पर जब हम ये चारों पॉइंट एक साथ लगा दें, है ना, तो ये एक तरफ क्या करेंगे, ये एक तरफ हमारी ची को बैलेंस करेंगे और वहीं दूसरी ओर ये दर्द, सूजन और मांसपेशियों की मूवमेंट को सुधारेंगे। ठीक है जी, दर्द होगा उसमें भी आराम आएगा, सूजन है उसमें भी आराम आएगा और अगर मांसपेशियां स्टिफ हो गई हैं तो उसकी मूवमेंट में भी सुधार आएगा। अब सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, फुट ड्रॉप। सर ने यहाँ बताया फुट ड्रॉप के लिए। हाँ, फुट ड्रॉप जो है वो कई कारणों से हो सकता है। फुट ड्रॉप के भी कई कारण हैं, जैसे पेरोनियल नर्व जो होती है, जो पैर की मूवमेंट देखती है, उसके कारण भी फुट ड्रॉप हो जाता है। डायबिटीज न्यूरोपैथी जो होती है उसके कारण भी फुट ड्रॉप हो जाता है। अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या किसी को ब्रेन डिसऑर्डर है, किसी को स्ट्रोक आया था या किसी को स्पाइनल कॉर्ड का इशू है ना, तो इन सब में ये प्रॉब्लम आती हैं। इसमें हम ST41 और लीवर 4 इन दोनों बिंदुओं पर ट्रीटमेंट देंगे। अब देखिए इस ST41 क्या करेगा। ST41 मसल, टेंडन और मोटर फंक्शन पर काम करेगा। ठीक है, मसल्स पर काम करेगा, टेंडन पर काम करेगा और जो हमारे मोटर फंक्शंस हैं उन पर काम करेगा। और लीवर 4 लीवर स्प्लीन की ऊर्जा को बैलेंस करेगा और पैर की मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन आ गया है तो उसको सुधारेगा, दर्द कम करेगा। तो ये दोनों बिंदु एक साथ लगाने से मसल्स, नर्व, ची, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट सब पर काम होगा। ठीक है, ये पॉइंट का जो एरिया है, जो प्रभाव है इस पॉइंट का, वो एंकल से फुट एरिया तक बहुत ज्यादा प्रभाव है। ऐसे नहीं है केवल ये एंकल में काम करेगा, ये केवल फुट में काम करेगा। ये अगर एंकल से लेकर फुट तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट काम करेगा। ठीक है जी, मेरा टाइम हो गया है पर मैं बस 1 मिनट का और, सर 1 मिनट का और बस वक्त देंगे, 1-2 मिनट का, क्योंकि फिर उसके बाद तो मैं अगले साल ही मिलूंगा। अब देखिए नी जॉइंट में पेन का प्रोटोकॉल आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब नी के मसल्स में अगर पैरालाइसिस हो, देखिए नी जॉइंट में पेन अलग बात हुई और नी के मसल्स में पैरालाइसिस अलग बात हुई, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम रूलिंग पॉइंट के साथ ST35 और लीवर 7 दोनों एक साथ लेंगे। ST35 यहां ब्लड और लीवर 7 ची का फ्लो स्मूथ करेगा। ठीक है, ST35 सीधा घुटने पर काम करके मसल्स और जॉइंट को मजबूत करेगा। लीवर 7 जो है वो घुटने के अंदरूनी हिस्सों पर काम करेगा, हमारे घुटने के जो अंदर के हिस्से हैं उन पर काम करेगा। इन दोनों को अगर हम एक साथ लगाते हैं तो प्रभावित मांसपेशियों पर बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार ST41 और लीवर 4 एंकल से लेकर फुट तक के पैरालिसिस पे काम करते हैं। 4 नंबर में एंसेफलाइटिस, जिसमें दिमाग के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है। अब इसके लिए अगर रोगी, मान लीजिए अब इसके साथ अगर रोगी फुलिश हरकतें करता है,
बेवकूफी की हरकतें करता है, पागलपने की हरकतें करता है ना। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, मैं नजर आ रहा हूँ, मैंने गलत बटन दबा दिया कुछ। नहीं सर, नजर आ रहे हैं आप। हाँ, आ रहा है। अगर कोई आदमी फूलिश हरकतें करता है या रोए, है ना, तो हम क्या करेंगे, GV20, GV22 और GB गॉल ब्लैडर 20 इस पॉइंट को लगाएंगे। ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट हमारे दिमाग पर काम करेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे। लकवे की, अगर कोई लकवे की कमजोरी है तो उस पे काम करेंगे, अगर किसी को सुन्नता है तो सुन्नता को ये दूर करेंगे और मानसिक संतुलन को भी बनाएंगे। अब इनको कैसे उपयोग करना है, तो सर ने कई तरीके बताए हैं, जैसे LI15 पर नीडल डालें और LI14 की तरफ लेकर जाएं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि सुपरफिशियल लेवल से ही आपको नीडल डालनी है, डीप नहीं डालनी है, ठीक है, ओके। अगर आप जानते हैं नीडल डालना, तो देखिए एक्यूपंक्चर में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में एक चीज कॉमन है। एक्यूप्रेशर में अगर पॉइंट थोड़ा बहुत 19-20 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, अगर 19-20 इधर से उधर हो जाता है तो वो चल जाता है, ठीक है। पर एक्यूपंक्चर में आप देखिए, क्योंकि मैग्नेट है, आपने प्रेशर लगाया, है ना, या आपने मेथी पट्टी बनाई, तो मेथी पट्टी या मैग्नेट जो है एक एरिया को कवर करती है ना, तो पॉइंट अगर 19-20 का अंतर आता है तो वो चल जाता है। पर एक्यूपंक्चर में बिल्कुल नीडल जाती है अंदर, है ना, वहां हमें पॉइंट एकदम एक्यूरेट चाहिए होता है। और अगर आपने एक्यूरेट पॉइंट लगा दिया तो आप यकीन मानिए कि वहां जब आप नीडल निकालेंगे तो पेशेंट को ब्लड नहीं निकलेगा साथ में। जब हम इतनी डीप नीडल देते हैं तो ब्लड निकलता है ना, तो ब्लड नहीं निकलता उस टाइम साथ में, ठीक है। तो अगर आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप दो पॉइंट को, जो दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, तो दो पॉइंट को अगर आप एक साथ दबाएं, है ना, तो भी ये काम करेंगे। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप LI15 पर सफेद मैग्नेट लगा दें, या और LI14 पर पीला मैग्नेट लगा दें, तो भी आप इस पे उपचार कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। एक पॉइंट पर आप पीला लगा दीजिए, एक पे आप सफेद लगा दीजिए, यानी एक को आप टोन कर दीजिए, एक को आप सेडेट कर दीजिए। अब क्या किया आपने एक तरफ टोन कर दिया, एक तरफ सेडेट कर दिया, यानी आपने इवन मेथड कर दिया, है ना। एक ही मेरिडियन को आप एक पॉइंट में टोन कर रहे हैं, एक ही पॉइंट में आप सेडेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस मेरिडियन को इवन मेथड कर रहे हैं। और जब इवन मेथड हो गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, है ना जी। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था इस चैप्टर की कि इसमें आपको टोन की चिंता नहीं करनी है, आपको ये नहीं देखना एनर्जी ज्यादा हो गई एनर्जी कम हो गई, क्योंकि हमने इवन मेथड लगा दिया है, ठीक है। तो मेरी आज की क्लास खत्म होती है। अगर टॉपिक से जुड़ी कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। क्या मेरी कोशिश थोड़ी बहुत सफल रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लास रही। आप बताइए आप लोग। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया सर, बहुत। एक्चुअली सर टॉपिक बहुत मुश्किल था, आप भी जानते हैं मैं आपको परेशान कर रहा था बार बार। नहीं, बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया, और बहुत टॉपिक तो नेचुरली पहली बार पढ़ा गया है। सर ये तो फर्स्ट टाइम था हमारा। हाँ, पहली बार मैं बोलता हूं, क्योंकि इस टॉपिक को पहले किसी ने पढ़ाया नहीं है ना, जी नहीं, तो नहीं पढ़ाया इसलिए सर। ये नहीं सर, बड़ा नहीं। मेरे को कहीं कभी कुछ नहीं मिला ही पढ़ाया, नहीं। वो आपको चैप्टर ही दिया गया था कि जो कभी इन्हें पढ़ाया गया वो आप पढ़ाइए उसको। हाँ, सर एक्सपेरिमेंट किया था सबने। नहीं, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोगों को बहुत और पढ़ना है। नहीं सर, आपने गाइड नहीं किया होता तो नहीं पढ़ा पाता मैं इस चैप्टर को। थैंक यू, आपने मुझे गाइड किया। ये केवल इतना ही नहीं, ये किताब जो है ये हमारे लिए उसी तरह गीता रामायण की तरह इसको रखिए, और इसके चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और पंकज जी को अब अगली बार मैं जो भी दूंगा तो कहूंगा कि वो चैप्टर पढ़ाइए जो पढ़ाए नहीं गए हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे। पंकज जी को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने बढ़िया तरीके से बताया, पूरा सिस्टम बताया। हमारे बीच में नरेंद्र जी उपस्थित हो गए हैं। लाइट आपका दिख नहीं रहा पंकज जी। मेरे लाइट चली गई है सर। हाँ, कोई बात नहीं। नरेंद्र जी को स्वागत। और नरेंद्र जी हमारे भी बहुत बड़े एक्यूपंक्चरिस्ट हैं,
उन्होंने पहली बार आज हमारे यहाँ ज्वाइन किया है ग्रुप में, तो उनका स्वागत है। तो हम लोग खेमिका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ज्ञान का हम अपने यहाँ जो हमारे पास हो उसको दूसरों को शेयर करें, जो दूसरे के पास ज्ञान हो हमको शेयर हो, ताकि हम इस विधा को और बढ़ाएं और अल्टीमेटली उन्हीं के सपनों को पूरा करें कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हो गई हैं, वो अगली फैकल्टी हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। बस सब 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। थैंक यू सर।